हमने आपको दिखा दी और अब चलते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ करा देती हूँ। राघवेंद्र सिंह नेता है बीजेपी के और एसके दुबे प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक अहलावत पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। लेकिन शुरुआत में आज इस चर्चा की राघवेंद्र सिंह जी आपसे करना चाहूंगी। सेमीफाइनल की जीत को क्या फाइनल में भी बरकरार रख पाएंगे? देखिए, हमारे लिए कोई सेमीफाइनल नहीं होता है। हमारे यहाँ हर चुनाव फाइनल होता है, चाहे एक विधानसभा चुनाव हो चाहे पूरा आम चुनाव हो। हम लोग हर एक को पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने उत्तर प्रदेश में 7-7.5 साल हो गए हैं, तो ये बात तो खत्म हुई कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम हुई है। अभी हम लोगों ने विधानसभा के उपचुनाव जीते हुए हैं। समाजवादी पार्टी हो या बसपा चुनाव हो, बसपा के लोग, ये लोग जातिगत समीकरण बना करके, ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब आज की तारीख में सोशल मीडिया के जमाने में हर आदमी बहुत जागरूक हो गया है, बहुत ज्यादा होशियार हो गया है। उनको बरगलाया नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी मात्र एक गणित बना के पहले अंबाई समीकरण के आधार पर चुनाव जीतती रही है, उसका पीडीए लेकर के चली आई है। वास्तविकता ये है, ये सब सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपके ऊपर तो आरोप यही लगते हैं ना राघवेंद्र जी, आप लोगों के ऊपर तो आरोप यही लगते हैं, केवल आप लोगों का चुनाव जीतने का एक ही तरीका है, ध्रुवीकरण। असल मुद्दों पर आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि असल मुद्दे पर अगर आप आएंगे तो आपको पता है कि आप कमजोर हैं। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं आप लोगों पर। आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के काम कर रही है। 7-7 बार हम लोग चुनाव जीत चुके हैं विधानसभा चुनाव में। ऐसे ऐसे राज्य हैं क्या 35-35 सालों से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वो ध्रुवीकरण के माध्यम से ऐसे राजनीति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की छवि इन लोगों ने ऐसे बनवा रखी है जैसे एक फोड़वा है। आंख बेचारे ने किसी की नहीं फोड़ी होती है, बदनाम होता है आंख फोड़वा के नाम पे। न भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करती है, न भारतीय जनता पार्टी वर्ग की राजनीति करती है। हम लोग चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, लेकिन एक बार बदलाया जा सकता है, फिर बटेंगे तो कटेंगे। ये किसे एकजुट करने की फिर कोशिश होती है? अगर आप कहते हैं कि आप सभी वर्ग विशेष के लिए है, तो फिर बटेंगे कटेंगे पूरे चुनाव में क्यों इतना छाया रहता है? क्या लगता है कि 27 में भी ऐसी तस्वीर होने वाली है? अच्छा ये बताइए, एक लकड़ी वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिसमें एक लकड़ी एक बच्चे को दी जाती है, वो तोड़ देता है, 10 लकड़ियां पकड़ा दी जाती है, वो इन्हें उठता है। बटेंगे तो कटेंगे तो डिवाइड एंड रूल उसी का सकारात्मक प्रारूप है। अगर देश की जनता बढ़ती है तो अच्छा ये बताइए, अफगानिस्तान किसी तरह भारत का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश हुआ करता था। आज की तारीख में बांग्लादेश की क्या हालत है? देखिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता एक रहेगी उतनी हम लोग, यानी कि आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आपस में आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप? अरे राघवेंद्र जी, रूप से भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव ठीक है, पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रही है। ठीक ये है, लोग तो सिर्फ ध्रुवीकरण करते हैं। ठीक, कई मुसलमानों के लिए कुछ बोल दिया, ठीक है, तुष्टीकरण की बात चल रही है। ठीक, संभल में दंगा हुआ है, संभल को लेकर के ये लोग अब ठीक है, यानी आप आश्वस्त हैं एसके दुबे जी? ठीक है, ठीक है, राघवेंद्र जी लौटती हुए एसके। ठीक है, एसके जी अभी नहीं जुड़ पाए, शायद कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन राघवेंद्र जी आपके पास आती हूँ। हमारे साथ अभिषेक अहलावत भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, जिस तरह आपने देखा उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की, सपा को एक करारी हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद तस्वीर किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, ये लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आए, जो परिणाम आए, उस पर काम किया बीजेपी ने, इसी का परिणाम है कि ये बेहतर प्रदर्शन किया गया है? देखिए अर्चना जी, बीजेपी ने बहुत हद तक अपने आप को संभाला। अपनी गलतियों से सीख लेने वाली पार्टी है बीजेपी। ये लोग कहते हैं कि बीजेपी बदलती है, बीजेपी बदलना चाहिए, हर पार्टी को बदलना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो उपचुनाव के परिणाम है, ये बीजेपी की तो सकारात्मकता दिखा ही रहे हैं, परंतु इन चुनाव नतीजों पे जिस तरह के बयानात विपक्षी नेताओं ने, खासतौर से अखिलेश जी और इनके पार्टी के लोगों ने जिस तरह के रखे, वो एक हारे हुए आदमी के एक तरीके से। अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी या फिर विपक्ष पार्टी है, वो पीडीए पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गए थे? उनको लगा था कि पीडीए एकदम बिल्कुल सशक्त हो चुका है,
और अब इसकी काट बीजेपी के पास है नहीं। क्या आपको लगता है वो अति आत्मनिर्भरता पीडीए पर क्या सपा को डुबो गया? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही अर्चना जी। ये अति आत्मविश्वास जो था इनका, ये इनको बहुत बाद में अनुभव हुआ कि आप जो है गलत लहर के ऊपर चल रहे हो। ये समझ ही नहीं पाए कि कब इनके पैरों के नीचे से जमीन बीजेपी ने सरका दी। हम देखिए, हम तो एक इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम तो विपक्ष से ये उम्मीद करते हैं कि वो सरकार को जितना ज्यादा अच्छे से घेरे उतना हम जैसे आम नागरिक के लिए अच्छा है। परंतु अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष जो है, जो उम्मीद एक आम नागरिक विपक्ष से लिए बैठा है, वो विपक्ष पूरी नहीं कर रहा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अभिषेक जी, क्या लगा आपको? अभिषेक जी, इस उपचुनाव में, अभिषेक जी, इस उपचुनाव में क्या आपको भी लगा, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मूल मुद्दे गौर से हो गए? मतलब आपको लगा क्या किसी पार्टी ने मुद्दे उठाए हों? मतलब केवल बयानबाजी हुई? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ। इन लोगों ने अपने मुद्दों को, जो मुद्दे बीजेपी के खिलाफ वाकई में जनमानस तक पहुंच सकते थे। आज की तारीख में इकोनॉमिक सिचुएशन, आर्थिक समस्या से हर कोई जूझ रहा है परंतु किसी पक्ष पार्टी ने, आप बताइए, उसके विपक्ष, चलो उठाना अलग बात है, उसके विपरीत आप कोई मॉडल तो पेश कीजिए ना। आप बताइए कि हम ऐसा करेंगे। ऐसा कोई मॉडल अखिलेश जी, मुझे मायावती जी से बड़ी उम्मीदें थी, पर वो तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है वनवास में चली गई हैं। बीजेपी के लिए ओपन पिच हो गया है। अखिलेश जी और राहुल जी दोनों ही कुछ भी विकल्प नहीं दे पा रहे। बेसिकली हम जैसा एक आम नागरिक, पढ़ा लिखा नागरिक मांगता है कि हम आपके लिए वोट करने के लिए तैयार हैं। मान लिया विपक्षी, ये जो बीजेपी है, ये एक तरीके से कम्युनल पार्टी है, मान लिया हमने, परंतु आप कोई इसका वो तो दीजिए, इसको बदलने के आपका यानी विकल्प, आप बताइए। अभिषेक जी, साफ तौर पर आप यही कहना चाह रहे हैं कि विकल्प विपक्ष पेश नहीं कर पा रही है। ये विपक्ष की एक बड़ी नाकामी है कि अगर जनता आप पर भरोसा करे तो कैसे करे, क्या विकल्प आप जनता के सामने रख रहे हैं? क्या आपको लगता है इसका अभाव है? 2027 खुला हो गया बीजेपी के लिए। इसीलिए 2027 का इलेक्शन लगभग आज की निगाह से अगर देखा जाए तो ओपन फील्ड है। बीजेपी आराम से छक्के मारते हुए ले जाएगी। ठीक है, भविष्यवाणी कर रहे हैं आपकी भविष्यवाणी से राघवेंद्र जी खुश नजर आ रहे हैं कि चलिए अब भविष्यवाणी की जा रही है कि 27 की राह आसान हो गई है। क्या ऐसा है क्या राघवेंद्र जी? हम लोग देखिए, अभिषेक जी भी भली प्रकार से जानते हैं, हम लोग साथ को भरोसा करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज तक आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार पलट के आई हो और मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट हुआ। सरकार तो कांग्रेस की पलट के आई है, लेकिन मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश। आदित्यनाथ जी ने उपवास ये तोड़ा है उत्तर प्रदेश। गुजरात में देखिए, बहुत से राज्यों में हम लोगों के पलट के साथ साथ 8-8 बार सरकारें आई हैं, देश में 3 बार सरकार बनी है। तो ये कोई संयोग नहीं होता है। विपक्ष तो यही आरोप लगाता है आप लोगों पर कि आपने ये उपचुनाव बहुत ही छल कपट से जीता है, ये जनता का वोट आपको नहीं मिला है। अब वो कह रहे हैं कि 27 में हम आपको जरूर हटाएंगे, हराएंगे। वो इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो यही बार बार कहते हैं कि इस उपचुनाव को, इस सेमीफाइनल को आपने प्रशासन के बल पर जीता है, जनता के वोटों से आप नहीं जीते हैं। तो इसके लिए तो हम लोग तैयार ही थे। समाजवादी पार्टी ईवीएम पे आरोप लगाएगा, प्रशासनिक अमले पर आरोप लगाएगा और पुलिस व्यवस्था पर आरोप लगाएगा। इसके लिए हम लोग तैयार थे। हम लोग डिबेट तो पहले से कह रहे थे, ये लोग सिर्फ आरोप लगाने वाले लोग हैं। जब चुनाव आयोग बुलाता है, आप लोग तब जाइए, शिकायत करिए जाके मशीनरी का। आप बताइए कि ये लोग, भाई अगर माना सरकार उत्तर प्रदेश की गड़बड़ कर रही थी तो इनको न्यायालय जाना चाहिए था। ये लोग अच्छी तरीके से जाते हैं अनपढ़ा जी। इन लोगों ने कोई क्या आप लोगों के लिए राह इसलिए भी आसान होगी राघवेंद्र जी? क्या आपके लिए, आप लोगों के लिए राह इसलिए भी आसान हो गई क्या क्योंकि कांग्रेस बाहर हो गई थी मैदान से? जो एकजुटता, जो एक मजबूती लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस ने बनाए रखा, वो मजबूती, वो एकजुटता उपचुनाव में कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आया, जिसका फायदा आपको मिल गया। क्या ऐसा है क्या? नहीं, फायदा हमें इन लोगों का मिला ना मिला अलग विषय। हम लोगों ने काम किया हुआ है उत्तर प्रदेश में। अब विकास और सुशासन में जब ये आएंगे चर्चा करें, चर्चा तो करते नहीं है ये लोग, डिबेट में दाएं बाएं भागते हैं। किसी विषय में चर्चा कर लें, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं चुनौती करता हूँ, विकास के विषय में डिबेट कर लें, उत्तर प्रदेश में सुशासन के विषय में डिबेट कर लीजिए। याद करिए
उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। 5,000 शस्त्र लाइसेंस जिन लोगों ने अपराधियों को बना दिए थी, क्या सरकार चलाएंगे? 5,000 शस्त्र लाइसेंस अपराधी, कानपुर में विकास दुबे का राइफल का लाइसेंस बना हुआ था। उत्तर प्रदेश में माफिया राज कायम हुआ राघवेंद्र करता जी था। की अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए दिन अपने ट्विटर यानी कि एक्स पर पोस्ट, इसके जो पोस्ट है उस पोस्ट पर आए दिन कुछ ना कुछ डालते रहते हैं और सरकार की नाकामियों को गिनाते रहते हैं। ठीक है, हमारे साथ चर्चा में एसके दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। एसके दुबे जी, सेमीफाइनल हारने के बाद क्या तैयारी आप लोगों की फाइनल के लिए? क्या जो हताशा निराशा कार्यकर्ताओं में है उसे दूर करने के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? बीजेपी तो देखिए 27 के काम में लग गई है, आप लोगों का क्या हाल है? नहीं, ये तो मीडिया का सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल होता है। ये राजनीति होती है। राजनीति में कभी हार कभी जीत, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है, वर्षों से चले आया। और जहां तक 27 की बात है, तो 27 में इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। ये आज का समय, आज का दिन, आज का तारीख लिख लेना। और जब 27 का जिस दिन काउंटिंग पूरी हो जाए उस दिन हमसे यहाँ पे बैठे हुए पैनल में सभी लोग पूछ सकते हैं कि क्या हुआ। खैर, लेकिन ये मैं बता दूं कि जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं नहीं जानता हूं कि इन्होंने अब मेरे से आने से पहले क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, क्योंकि डिस्कनेक्ट था। लेकिन आप देख, चाहे जो जालौन में एक नर्स के साथ दुष्कर्म की घटना हो, उसको ऐसा बुरी हालत में, मतलब आए दिन निर्भया कांड उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सोती हुई सरकार पे जू नहीं रखता है। आप सोचिए, ये कितनी निर्दयी सरकार है। इसका नहीं, एसके जी क्या लग रहा था आप लोगों को? आप लोगों को नहीं लग रहा कि आप लोग पीडीए पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए थे और उस निर्भरता ने आप लोगों को डुबो दिया? अभी वही मैं बता रहा हूँ। कानपुर में हत्याएं हो रही हैं, औरैया में हत्याएं हो रही हैं, मुरादाबाद में हत्याएं हो रही हैं। कोई भी ऐसा सिंगल जिला नहीं बचा जहां पर हत्याएं ना हो रही हों। आप देखिए, आप मीडिया में, आपके पास तो डेली न्यूज आती होंगी कि कहाँ कहाँ हत्याएं होती हैं। लेकिन इनके बड़े बड़े नेता क्या बोलते हैं? सुशासन, कानून व्यवस्था कायम है। अरे काहे की कानून व्यवस्था की बात करते हो? चुल्लू वो उसी कानून व्यवस्था पर तो पीठ थपथपाते हैं एसके जी, वो उसी कानून व्यवस्था पर तो पीठ थपथपाते हैं कि प्रदेश की दशा दिशा हमने बदली है। पहले गुंडों माफियाओं का राज होता था, लेकिन अब उनको गर्त में डाल दिया गया है। आप लोगों के समय में गुंडे माफिया जो है वो बिल्कुल छाती तान के आगे बढ़ते थे, लेकिन अब वो नहीं है प्रदेश में। कहाँ नहीं है? हमें तो यही आश्चर्य होता है, रोज पेपर के फ्रंट पेज पे आप डेली अगर पेपर पढ़ें तो उसमें आप देखिए जिस मंडल से भी आता होगा कि उस मंडल के जितने भी जिले हैं, कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जहां उसकी वारदातों की स्टोरी ना हो। तो ये किसके सुशासन की बात करते हैं? भर्ती की आज तक एक भर्ती नहीं करा पाए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। राघवेंद्र जी इसका जवाब दीजिए। ठीक है राघवेंद्र जी, आपने कहा कि मूल एक मिनट बोलिए। गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश देने का वादा, गड्ढा मुक्त सड़क देने का वादा उत्तर प्रदेश में पहले स्कूल मंत्री ने किया था। आज वो बेचारे कहां से कहां हैं? ठीक है, जवाब ठीक है, यानी ये मुद्दे रहने वाले हैं एसके जी, यही मुद्दे रहने वाले हैं। राघवेंद्र जी आप इस पर जवाब दीजिए। अभिषेक जी मैं आती हूँ राघवेंद्र जी की बात आपके पास। राघवेंद्र जी, आपने कहा कि विकास के मुद्दे पर आकर समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो मुझसे डिबेट करें, तो उन्होंने विकास का मुद्दा गिना दिया कि आप लोग जिस कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, दरअसल उसका हाल क्या है? नहीं, देखिए, अभी विकास की बात कर रहे थे। कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश भली प्रकार से जानता है, उसमें भी मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले बता रहा हूँ, इन लोगों ने सरकारी नौकरी कितनी दी थी? 12 से लेकर जो 17 तक इन्होंने मात्र सरकारी नौकरी 1.5 लाख दी थी। हम लोगों ने 17 से लेकर के 22 तक सरकारी नौकरी 4.5 लाख देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी थी? ये रोजगारी चिल्लाते हैं, 17.5% बेरोजगारी दर थी जब इनकी सरकार गई थी। हम लोगों ने उसमें योगी पार्ट 1 जब समाप्त हुआ तो उसको 3.5% में लाने का काम किया है। केंद्रीय योजनाओं में कितना अव्वल हुआ करता था? एक भी केंद्रीय योजना में उत्तर प्रदेश अव्वल नहीं हुआ करता था। जब 2022 में जब तो क्या ये मुद्दे जनता नहीं राघवेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव में उतरना चाहिए? क्या 27 के लिए आपके यही मुद्दे होंगे?
या फिर कोई एक नैरेटिव होगा? नहीं, अभी तो मैंने विकास गिनाना शुरू किया था। तब भी श्रृंखला है। आज की तारीख में एक्सप्रेस वे वाला सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। मेट्रो चल रही है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य हो गया है उत्तर प्रदेश। हम लोग जो है ग्रीन सिटी बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप लोगों को फिर अलग सहारा क्यों लेना पड़ता है राघवेंद्र जी? अगर इतना विकास का काम है तो फिर आप लोगों को सहारा क्यों लेना पड़ता है? बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारों का सहारा क्यों लेना पड़ता है आप लोगों को? क्या वो विकास की काम जनता देख नहीं रही है? अच्छा ये बताइए, पीडीए लेकर के जाति ध्रुवीकरण करते हैं, पीडीए क्या? ठीक है, सर्व समाज की भागीदारी है क्या? ठीक है, सभी से पीडीए करते हैं, लेकिन सर्व समाज की भागीदारी, सवर्ण जातियों की वो लोग अवहेलना नहीं कर रहे हैं क्या? पीडीए लेके का मतलब क्या है, जरा बता देंगे। कभी अल्पसंख्यक कहने लगते हैं, कभी अगड़ा कहने लगते हैं, कभी अभिषेक जी आप कुछ कह रहे थे, ठीक है, यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी ध्रुवीकरण की ही राजनीति करती है और ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे ही वो आगे बढ़ रही है। पार्टी ही ठीक है, क्षेत्रीय ठीक, इसका जवाब कांग्रेस और ठीक है, इसके जिसका आप जवाब दीजिएगा। लेकिन अभिषेक जी आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। अर्चना जी, मैं दोनों ही प्रवक्ताओं से इत्तेफाक रखता हूं, दोनों ही अपनी बातों में सही हैं। क्या है कि इन दोनों की ही पार्टियां जो हैं ठीक है, अभिषेक जी एक सवाल भी मेरा है, फिर आप उसी में कंक्लूड कर दीजिएगा। अभिषेक जी एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या आपको लगता है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की क्या यहाँ पर वो मजबूती नजर नहीं आई है क्या जो मजबूती हमने लोकसभा के चुनाव में देखा, और यही वजह है कि इसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिला है? क्या आपको भी लगता है ये बड़ी वजह है कि कांग्रेस ने जरूर ये बोला कि हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वो समर्थन धरातल पर नहीं उतरा, और सपा जो है वो अकेले दम पर उतरने का दम तो भरा सपा ने, लेकिन वो उसको नुकसान पहुंचा गया? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आम मेरे जैसे व्यक्तियों के दिमाग में ये बात आती है कि अखिलेश जी और राहुल जी के बीच में ईगो क्लैश है बहुत ज्यादा, और ये साथ में मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये लोग इलेक्शन साथ नहीं लड़ रहे हैं, इसी वजह से इनको वोट कम मिल रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, एसके जी इस पर जवाब दीजिए। क्या ये जो गठबंधन आप लोगों का है, क्या 27 में भी बरकरार रहेगा? क्या आप लोगों ने देख लिया कि उपचुनाव में अकेले जाना भारी पड़ गया, तो क्या अब इसको देखते हुए 27 में गठबंधन रहेगा? क्या गठबंधन में रहेंगे आप लोग? गठबंधन कल भी था, गठबंधन आज भी, और गठबंधन कल भी रहेगा। गठबंधन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, सीट शेयरिंग की बात है तो वो अपने हिसाब से निपटा दिया जाएगा, लेकिन गठबंधन रहेगा। और जिस तरह से राघवेंद्र जी ने भी कहा कि आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते, 27 के लिए क्या आप लोगों की प्लान है? क्या मुद्दे आप लोग 27 में जनता के बीच में लेकर जा पाएंगे? क्योंकि हमने उपचुनाव में देखा कोई मुद्दे तो आप लोग रख नहीं पाए, केवल आरोप प्रत्यारोप, केवल पोस्टरबाजी, एक के बाद एक नए नए पोस्टर जारी करते रह गए आप लोग जनता के बीच में। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इस पोस्टरबाजी की वजह से एक नकारात्मक संदेश गया है? नहीं, देखिए उपचुनाव अलग होता है, उपचुनाव में कोई मुद्दा नहीं होता है। उपचुनाव तो हमेशा सरकारों के रहे। आप इतने चुनाव जो हुए बिना मुद्दे के कौन सा चुनाव होता है एसके जी? बिना मुद्दे के कौन सा चुनाव होता है? जनता को आप क्या कहकर कहेंगे कि मुझे वोट दो? जनता आपके प्रत्याशी को वोट फिर क्यों देगा? अरे वही मैं बता रहा हूँ कि उपचुनाव हमेशा सरकारों का ही होते हैं। जो रूलिंग सरकार होती है, जो पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी का ही चुनाव होता है। ये चाहे कर्नाटक का हो, केरल का हो, तब पश्चिम बंगाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, या अपने बिहार का हो, आप कहीं भी देखिए जो रिजल्ट रहा है सरकारों के फेवर में ही रहा है। इसलिए फिर वायनाड में कैसे जीत गई प्रियंका गांधी वाड्रा? कैसे जीत गई प्रियंका गांधी वाड्रा? प्रियंका गांधी का वहाँ वन साइडेड था, इसलिए वो जीत गई। राहुल गांधी ने वो छोड़ी। आपने कहा सरकारों का होता है, कैसे जीत गई? तो वही तो मैं 2 जिलों में आप कैसे जीत गए? तो देखिए कौन कौन व्यक्ति वहाँ चुनाव लड़ रहा था। वो चुनाव प्रियंका गांधी लड़ रही थी, और वो भी राहुल गांधी की छोड़ी हुई सीट पे थी, तो निश्चित तौर पर उनका जीतना लाजमी था। ठीक है। आप अभिषेक जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से बोल दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से अभिषेक जी। मैं सपा के प्रवक्ता जो एके दुबे जी हैं, इनसे कहना चाहता हूं, ये जो इनका स्टेटमेंट है कि हमेशा उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का होता है, ये हम जैसे आम नागरिक के मुंह पे एक तमाचा है जो डेमोक्रेसी से ईमानदारी की उम्मीद रखता है। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव भी उतने ही सही होंगे
जितने की बाकी चुनाव। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आपका, एसके जी आपका और अभिषेक जी आपका। आप हमारे साथ जुड़े और अपना अपना पक्ष रखा। और सवाल यही कि सेमीफाइनल तो बीजेपी ने जीत लिया, अब फाइनल की बारी है। फाइनल में किसकी कितनी तैयारी है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा।